प्लीज़। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सॉरी। थैंक यू सर। आप ये बताएं, ज्योग्राफी और जियोलॉजी में क्या फ़र्क होता है, भूगर्भ शास्त्र और भूगोल? सर ज्योग्राफी में हम पृथ्वी के वातावरण, उसके आसपास की चीज़ों का अध्ययन करते हैं, और जो भूगर्भ विज्ञान होता है उसमें पृथ्वी के अंदर की चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। उसमें वहाँ पे फोकस पृथ्वी के अंदर की होता है। ये जो हेवी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सर जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं वो जिनके परमाणु क्रमांक ज़्यादा होते हैं उन्हें हैवी एलिमेंट्स। ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा? मुझे कंफर्म। यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम सुना है? यस सर। अच्छा, ये कहा जा रहा है सर हाइड्रोजन को फ्यूचर एनर्जी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये इससे प्रदूषण काफ़ी कम हो रहा है, इससे प्रदूषण काफ़ी कम होगा, ये ऐसा एनर्जी है। और साथ ही जो पेट्रोल और डीजल इस तरीके के जो जीवाश्म ईंधन है वो ख़त्म भी हो रहा है, और हाइड्रोजन हम जल के द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से, इसलिए हाइड्रोजन को फ्यूचर एनर्जी। कि हाइड्रोजन विल बी द फ्यूचर एनर्जी, यस ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ये सिर्फ हाइड्रोजन एनर्जी नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो सिर्फ हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन, इन दोनों में क्या फ़र्क है? सर जो हाइड्रोजन एनर्जी होता है उसको जल को इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से जो हम नॉर्मली हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं उसको हाइड्रोजन एनर्जी बोलेंगे। लेकिन वही इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में अगर हमने नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग किया, जैसे सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके अगर बनाए तो उसको हरित हाइड्रोजन बोलते हैं। ये कहा जा रहा है क्रिप्टो करेंसी विद द फ्यूचर करेंसी, क्या होती है क्रिप्टो करेंसी? सर क्रिप्टो करेंसी एक आभासी मुद्रा है जिसको डिजिटल माइनिंग के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और इसको फ्यूचर करेंसी इसलिए बोला जा रहा है कि आजकल डिजिटली लोग इसमें काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसको रियल करेंसी से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। देश का नाम बता सकते हैं जिसने पहला सरकारी सेंट्रल डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है? ये सर शायद एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर, श्योर है? सर मैंने पढ़ा था पर काफ़ी दिन हो गए इस वजह से। कोई बात नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस सर। इसमें टॉप बॉटम अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में तो मुझे टॉप बॉटम और बॉटम टॉप अप्रोच नहीं पता, नैनो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में पता है कि हो सकता है वो सेम ही होता है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है बताइए? सर नैनो टेक्नोलॉजी कोई भी पदार्थ जो होता है वो अगर अपने नैनो स्तर पे जाता है तो सामान्य गुणधर्म जो वो प्रदर्शित करता है, नैनो स्तर पे उससे डिफरेंट गुणधर्म प्रदर्शित करता है। तो पदार्थों को उसको नैनो स्तर पर ले जाके उनसे जो नए गुणधर्म के अनुसार हम एक विज्ञान टेक्नोलॉजी बनाते हैं उसको नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसमें जो आकार होता है वो 10⁻⁹ के रेंज में ले जाते हैं। अच्छा ठीक। आपका हॉबी है मेहंदी, आर्ट। यस सर। ये आर्ट होता क्या है? कला से हम समझते क्या हैं? सर कला जो होती है वो हमारे व्यक्तित्व को एक निखार प्रदान करती है, और विभिन्न तरीके की कलाएं होती हैं जो मनुष्य अपने जीवन में धारण करता है, और कहीं ना कहीं यह हमें किसी सब्जेक्ट को कला, किसी सब्जेक्ट को विज्ञान, साइंस और आर्ट कहा, ऐसा क्यों कहा जाता है? मतलब फिजिक्स को क्यों साइंस कहा जाए? सर ज्योग्राफी को भी लोग साइंस कह देते हैं। यस सर जिसमें वस्तुनिष्ठता ज़्यादा होती है उसे विज्ञान के श्रेणी में रखा जाता है, और कला या मानविकी जैसे विषयों में हम सब्जेक्टिविटी ज़्यादा पाते हैं। इसमें अपने अपने विचार होते हैं लोगों के, उसमें मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इसमें भिन्नता भी देखी जा सकती है। उस चीज़ों को कला के विषय के आप उत्तर प्रदेश से हैं? यस सर। यूपी और बिहार में कुछ तुलना करके बताइए कि क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी? सर यूपी और बिहार में यदि तुलना करें तो सिमिलरिटीज़ के आधार पे हम ये देख सकते हैं कि दोनों में भौगोलिक आधार पे यदि देखें तो दोनों जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र हैं जहाँ की भूमि काफ़ी उपजाऊ है, और दोनों कृषि प्रधान क्षेत्र हैं। उद्योग के स्तर पे देखें तो दोनों में उद्योगों की कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है, और सर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी समानता है। जैसे अगर गुप्त शासन भी चला तो कहीं ना कहीं वो यूपी बिहार दोनों के क्षेत्र पे रहा। हर्षवर्धन का भी जो शासन था तो वो यूपी बिहार इस तरीके से कुछ सेम, और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी इनमें काफ़ी समानता देखी जाती है। जैसे कि पूर्वी बिहार विषमता क्या है?
विषमता की सर यदि बात करें तो विषमता में भी सर काफ़ी है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से पे आ जाएं और आप कैसे जॉब करेंगे बिहार में, इतना कठिन प्रदेश है, इतनी सारी समस्याएं हैं। समस्याएं हैं, लेकिन जॉब इसीलिए तो करेंगे क्योंकि सिविल सर्विसेज में आने का उद्देश्य यही है कि हम जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करें। हमने बिहार में क्या अच्छा लगता है आपको, वहाँ का कल्चर? सर मुझे बिहार का कल्चर बहुत पसंद है। क्या है कल्चर वहाँ का कल्चर यदि पश्चिमी बिहार के हिस्से का देखें तो वहाँ भोजपुरी भाषा है, और फिर वहाँ के जो त्यौहार होते हैं, छठ पूजा हो गई, सावा चकेवा, इस तरीके के त्यौहार ये मुझे अच्छे लगते हैं। और मिथिलांचल क्षेत्र में जो अच्छा, कोई ऐसा त्यौहार बताइए जिसमें पूजा कराने वाले लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। सर छठ पूजा में भी आवश्यकता नहीं होती है पूजा कराने वालों की, वो खुद से कर लेते हैं। अच्छा, खुद से कर लेते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये मधुबनी पेंटिंग भी को जानते हैं क्या? यस सर, मधुबनी पेंटिंग जो ये बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में प्रसिद्ध है, और इसमें दीवारों पर और फिर घरों के बाहर ज़मीन पर, या फिर ईश्वर के जो घर होते हैं जिसको कोहबर गोसाई का क्षेत्र घर बोला जाता है, या फिर शादी विवाह में जो दूल्हा दुल्हन का कमरा होता है कोहबर, वहाँ पे ठीक है, वर्तमान सरकार को, केंद्र सरकार को आप कुछ सजेशन देना चाहेंगी एक नागरिक के रूप में? सर बिहार के संदर्भ में सजेशन केंद्र सरकार को और राज्य सरकार दोनों को बताइए। आप एक सिटीजन हैं और आप चाहती हैं कि कुछ ये काम गलत हो रहा है और ये काम होना चाहिए, तो एक नागरिक के रूप में कुछ सुझाव देना चाहते हैं? सर मैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार का सजेशन देना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे किस लगता है सरकार को, केंद्र को या राज्य सर केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं हमारी अधिकांश समस्याओं की जड़ है कि शिक्षा में सुधार, शिक्षा की कमी की वजह से। तो सर मैं उस पर की प्राथमिक स्तर से लेके उच्च स्तर तक। एक अच्छे शिक्षक में क्या क्या गुण होना चाहिए? सर एक अच्छा शिक्षक पहला तो ये होना चाहिए कि उसे इस तरीके से चीज़ों को पढ़ाना चाहिए कि बच्चों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ आए, मतलब बच्चों की समझ के अकॉर्डिंग चीज़ों को लेके चलना चाहिए, और बच्चों को हर चीज़, हर प्रत्येक क्षेत्र में प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे खेल कूद, एक ही विषय पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हर चीज़ में प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों में नवाचार का विकास इतनी ज़्यादा समस्याएं, सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? पॉलिटिशियन, शिक्षक, नागरिक, जनता को किसको दोषी मानती है? समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सर सबसे ज़्यादा दोषी समस्याओं का दोषी किसी एक को नहीं बताया जा सकता। सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? सर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सर किसी एक को मैं नहीं कह सकती, कहीं ना कहीं प्रशासन, राजनीति, हर जगह कुछ ना कुछ कमी ऐसी होती या है। ऑफिसर्स? सर हर जगह कुछ ना कुछ ऐसी कमी होती है कि वो फाइनली मिलके अनेक समस्याओं को जन्म दे देती है। अच्छा, सब लोग दोषी हैं। हाँ, सबकी भागीदारी है, किसी की बस कभी कहीं महिला दिवस कब मनाया जाता है? सर 8 मार्च को। क्यों मनाया जाता है? सर क्यों की जानकारी मुझे नहीं। आरटीआई अधिनियम कब पास हुआ? सर 2005 में। अच्छा, आपने कभी इसका इस्तेमाल किया है आरटीआई का? सर। किया है। यस सर। गुड सर। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब बना था? सर 2010। ये बताइए, फिशन और फ्यूजन में क्या अंतर है? सर जो फिशन होता है वो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि एक बड़े एटम 2 भाग में टूटता है, और जो संलयन की प्रक्रिया होती है उसमें 2 छोटे छोटे एटम मिलकर बड़ा एटम बनाते हैं, और इससे विखंडन की तुलना में ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। फ्यूजन में ज़्यादा नहीं? यस सर। ऐसा क्यों होता है? विखंडन इधर हो रहा है और ऊपर से जो हैवी एलिमेंट्स हैं उनमें विखंडन हो रहा है और से एनर्जी मिल रही, और इधर फ्यूजन से मिल रही। दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस में नहीं, वर्चुअल रियलिटी यस सर। क्या है? सर वर्चुअल रियलिटी जो होती है उसमें हम सर इसको बाय एग्जांपल में समझा सकती हूँ। हाँ। जैसे कि अगर न्यूज़पेपर है, उसमें कोई भी फ़ोटो वगैरह या फिर कोई न्यूज़ आई हुई है, और वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से हम फ़ोन में कुछ ऐसे फीचर्स लाएंगे जिससे हम उसके माध्यम से उस चीज़ को 3D में जाके देख सकते हैं। तो ये वर्चुअल रियलिटी जैसे वर्चुअली को रहेगा, पर हमें कुछ रियल जैसा आभास होगा। और क्यूआर कोड क्या होता है? सर क्यूआर कोड जो होता है
इसका अभी पूरा नाम तो मैं नहीं याद कर पा रही, पर इसको यूपीआई में हम यूज़ करते हैं, यूपीआई सिस्टम जो होता है, और इसके माध्यम से ये एक पर्टिकुलर एक यूपीआई कोड का एक ही क्यूआर कोड होता है, और इसके माध्यम से ट्रांजैक्शंस। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है और कौन सी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अभी चल रही है? सर अभी वर्तमान में तो 4.0 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही है, और ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उसे नाम देते हैं जब हमारी सभ्यता का विकास होने के क्रम में अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। फिजिक्स के आप हैं, एक परिभाषा में पूछता रहा हूँ लोगों से जो काफ़ी कम लोग बता पाते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। सर आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि जब भी किसी वस्तु को पानी में अंशतः या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो वो अपने भार के बराबर ही पानी विस्थापित करती है। इसे उत्प्लावन का सिद्धांत भी कहते हैं सर। आपके ज़िले की कोई खासियत? ये सर मेरा जो ज़िला है वहाँ पे साड़ियाँ, मतलब वहाँ ज़्यादातर साड़ियाँ बनाई जाती हैं, मतलब कपड़े वगैरह जैसे बनारसी साड़ियाँ होती हैं, उसी तरीके से हमारे ज़िले में मऊवाली साड़ियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और इसका विदेशों में निर्यात भी किया जाता है, और इसमें जरी जरदोजी का काम किया जाता है। आपके ज़िले की भाषा क्या है? सर भोजपुरी है। भोजपुरी? Yes, sir. भोजपुरी बोलना जानती हैं आप? यस सर। अपना परिचय दीजिए भोजपुरी में। सर हमारा नाम निवेदिता त्रिपाठी है। हम उत्तर प्रदेश की मऊ जिला के डीएवी इंटर कॉलेज से पढ़ाई कैले हैं, उसके बाद हम बनारस के उदय प्रताप कॉलेज से अपन ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करें। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कुछ आपके पास तर्क है? यस सर। सर भोजपुरी को अगर 8वीं अनुसूची में शामिल करने का तर्क दिया जाए तो सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ी जनसंख्या के द्वारा बोला जाता है, और जो कि हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं उसमें ये सबसे बड़ी जनसंख्या भोजपुरी बोलने वालों की है। विदेशों में भी इसका प्रयोग जैसे मॉरिशस, सेशल्स, इन सब देशों में किया जाता है। खड़ी बोली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है? नहीं, खड़ी बोली को तो हमने मानक भाषा मान लिया है ना, वो मेन हिंदी है। हिंदी की जो विभिन्न बोलियां हैं उन बोलियों में अगर देखा जाए, जैसे मगधी हो गई, अंगिका और ब्रज, अवधी, तो इन सभी बोलियों में भोजपुरी का शेक्सपियर कौन? सर भिखारी ठाकुर को शेक्सपियर लिखते हैं। ठीक है सर, ठीक, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बैठिए। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, बाकी आपका इंटरव्यू बढ़िया है, परफॉर्मेंस इज़ गुड। थोड़ा सा घबरा के आपने जैसे हर्षवर्धन के बारे में बता दिया कि यूपी बिहार, हर्षवर्धन हरियाणा के थानेश्वर और फिर कन्नौज, यानी हरियाणा और प्रयागराज गए थे पर उसके आगे में हाँ, लेकिन बिहार तक तो वहाँ तो उस समय शशांक था ईस्टर्न इंडिया में एक रूलर। खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आर्ट को थोड़ा सर ने जो पूछा, थोड़ा सिस्टमेटिक लैंग्वेज में परिभाषित करते तो ज़्यादा अच्छा होता। आपने उसके फीचर्स सही बताए कि उसमें कई पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिविटी या फैक्ट्स नहीं होते, लेकिन उसको ऐसा बोलते हैं स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड आर्ट। जो नॉलेज नहीं होती आर्ट क्या होती है? ज्ञान का दक्षतापूर्वक प्रयोग, एप्लीकेशन, उसको आर्ट कहते हैं। तो मैं अचानक से परिभाषा से माइंड में फ्रेम नहीं कर पाई। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर कोशिश करें कि थोड़ा टू द पॉइंट अगर लिखे, बाकी आपका इंटरव्यू बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आर्ट्स और साइंस जो है, मैनमेड जो है वो आर्ट्स माना जाता है सामान्यतः, और जो नेचुरल जो गॉड मेड है वो साइंस। हमने कोई कविता लिखी तो आप ही ने लिखी ना? यस सर। है ना, और जो सोसाइटी बनाए या ईश्वर के द्वारा हो तो उसको हम साइंस कहेंगे, ठीक है। बाकी ठीक है, आपके पास समय भी है, 16 जून को है, बहुत समय है, और मौका दीजिए, है ना, और परफेक्शन होगा, और इस बार नौकरी ले लेना है ना बिहार में, ठीक है, तो 1-2 और मौका देना, ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। आपको कुछ लगता हो पूछ सकते हैं सर जैसे अभी इसके पहले मैंने जो मौक दिया तो वो बोल रहे थे मेरा फेस स्माइलिंग नहीं है और बहुत डरा सा मेरा आवाज़ भी आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि डरी सी आवाज़ आ रही है। नहीं, तो ऐसा नहीं, रूम में कोई भी उस तरफ बैठेगा तो इसी तरह का होगा। ठीक है सर। नहीं, इस तरफ बैठना आसान है, ठीक है, ठीक है, वो कोई दिक्कत